इस बार गुस्सा ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है। बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। केजरीवाल जी, कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है। मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मैंने कई बार बोला। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बदली हुई है आपने? मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती हो तो सर। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मतलब एक ही है, आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। हर दिन जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा वो जनता से पूछ के लिए जाएं, इसको जनतंत्र कहते हैं। जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएं। जब मुझे लगा कि आप देश की सबसे पढ़ी लिखी लड़की को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो बहुत सारे ख्याल तो आपके मन में भी आए तो होंगे, आप बताएं ना बताएं अलग विषय। नहीं बिल्कुल कि नहीं। कुर्सी आप ताज दे रहे हो किसी को। आप ये देखो कि डिसीजन मेकिंग तो मेरे ही हाथ में थी। क्योंकि गुस्सा ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है। बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। केजरीवाल जी, कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, इसीलिए दिल्ली की जनता से अपील है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। मैं आपको यहाँ बताना और समझाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है जो 2015 और जो 2020 के चुनाव में था। अरविंद केजरीवाल पर कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। एक एक करके ये बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन जिन जगहों पर कैंपेन करने जा रहे हैं, क्या उनको उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जितनी भी कैंपेन की है, अरविंद केजरीवाल इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास कई सालों के सवालों के जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब से पहले टेलीविजन पर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते थे। उनके इंटरव्यूज मैंने कई लिए हैं। उन तमाम इंटरव्यूज में अरविंद केजरीवाल सामने वाले की एक तरह से जितने भी सवाल उनसे पूछे जाएं, जितने भी कठिन सवाल पूछे जाएं, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस तरह की बात होती है ना, तो कई सारे सवाल जवाब ऐसे होते हैं जिनको लेकर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलते नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं। कई सारी बातें होती है, कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती है। तो अरविंद केजरीवाल के जो कॉन्फिडेंस का लेवल था, अरविंद केजरीवाल का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जो है अब नहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का लुक पूरी तरह से बदल गया है। याद कीजिए मफलर वाले अरविंद केजरीवाल को, याद कीजिए मैरून स्वेटर वाले अरविंद केजरीवाल को, याद कीजिए टोपी वाले अरविंद केजरीवाल को, याद कीजिए मैं हूं आम आदमी वाले अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने एक रैली के अंदर यह भी कहा था, मुझे याद है 2012 की वो बात है, कि आपका पैसा आपके टैक्स के रूप में लेते हैं और आपको रिश्वत के तौर पर दे देते हैं। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो क्या अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज देने की शुरुआत नहीं की? और इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कोई अंडरकरंट इस वक्त दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर कोई चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है तो वो ये कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बहुत ड्रास्टिकली घटी है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के वक्त भी ये कहा था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के वक्त ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से जेल में ना जाऊं तो साथ के साथ मुझे सीटें दे दीजिए, झाड़ू पर बटन दबाइए, हाथ पर बटन दबाइए। हालांकि इस बार वो हाथ के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तब मैं तब जो है जो परिस्थितियां बनेंगी, तब जो बातें बनेंगी
उस बातों के आधार पर मैं ये कहूंगा कि आपने मुझे कट्टर ईमानदार मान लिया। अब दिल्ली की जनता ने क्या किया, उनको सातों की सातों सीटें हरा दी। तो इसका मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है। मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मैंने कई बार बोला। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पर ली हुई है आपने? मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती हो तो सरकार। ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं देंगे। जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला। क्योंकि उनकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है, आपकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है। दूसरा, आपने आदर्श और मूल्यों की तिलांजलि दी, आपने सत्ता के लिए हर तरह का समझौता किया। आप पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप हैं, शीश महल और शराब घोटाले के साथ साथ आपका प्रशासन पूरी तरह से लचर रहा है। आप ब्यूरोक्रेसी से झगड़ते, आपने 11 साल का वक्त गुजार दिया, आपने अनावश्यक टकराव की राजनीति की, आप सिर्फ लोक लुभावन वादों के सहारे हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ। जो जो वादे किए, खासतौर पर महिलाओं को सम्मान राशि देना, में आप कुछ नहीं कर पाए। आपका रवैया तानाशाही पूर्ण है और ये दिल्ली का एक बड़ा सेक्शन और देश का एक बड़ा सेक्शन महसूस करता है। तो मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल को वोट दे सकते हैं, आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल को वोट न दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया। केजरीवाल ने अपनी विलासिता के लिए क्या क्या लगाया। देखिए, 96 लाख रुपए के पर्दे, 1 करोड़ के आसपास के पर्दे, 1 करोड़ फुल फ्रेम दिखाओ, 1 करोड़ के पर्दे। 1 करोड़ किसको बोलते हैं साहब? 96 लाख रुपए के पर्दे अरविंद केजरीवाल ने इस घर के अंदर लगाए हैं। 96 लाख रुपए के पर्दे। और ये सेंक्शन कब हुआ है आपको ये भी बता दूं, ये सेंक्शन हुआ है जब कोविड का पीक चल रहा था। उस वक्त उनका प्लान बना घर बनाने का और उन्होंने घर का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। मैं ये मानता हूं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल बेपरवाह हो गए। फिर उनको लगा कि अब कोई अंत नहीं है, जितनी मनमानी करूं मैं करूं, 5 साल तो मेरे पास है ही। और कोविड का एक ऐसा समय था जिसमें किसी का ध्यान इस पर नहीं था कि और क्या क्या चल रहा है। और मुख्यमंत्री का घर, अब आपको पता है ये पूरा का पूरा घर क्या है? ये पूरा घर इलीगल है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एमसीडी से परमिशन ली ही नहीं गई। तो आइए दूसरा आइटम देख लेते हैं, 96 लाख रुपए के पर्दे। वाह भाई वाह केजरीवाल जी वाह। 39 लाख रुपए के किचन के उपकरण। किचन में क्या, मैं तो जब सबसे पहली बार अपने घर में मैंने किचन बनाया था तो एक कढ़ाई ली थी एल्यूमिनियम की, और उसके बाद जो है मैंने एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली थी, एक चाय बनाने के लिए बर्तन लिया था, एक आटा गूंदने के लिए थाली ली थी, एक चावल उबालने के लिए ये किचन का उपकरण था, और एक गैस। और उस जमाने में तो गैस भी विलासिता होती थी भाई, जिसको गैस का कनेक्शन मिल जाए बड़ा लकी आदमी होता था। अब उन्होंने 39 लाख रुपए के किचन के उपकरण लगवा दिए हैं। 21 लाख रुपए का टीवी कंसोल। बाप रे बाप, टीवी कंसोल समझते क्या होता है? टीवी जो यहाँ पर फिट करते हैं ना, उसके लिए आप एक कंसोल लगवाते हैं। कितने का? 21 लाख रुपए का। अरे चांदी है, सोना है, क्या है भाई? प्लेटिनम है, गोल्ड प्लेटेड है, किस तरीके का ये टीवी का कंसोल है? और ये कंसोल दिखता नहीं है, ये कंसोल चला जाता है आपकी दीवार के अंदर और उसके ऊपर एलईडी टीवी लग जाता है शानदार। तो 21 लाख रुपए के आसपास का ये टीवी कंसोल है। अब देखिए 19 लाख रुपए के आसपास के ट्रेडमिल और जिम के उपकरण हैं, और इसका खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। ये जो सीएजी ने बताया है ये उसके हिसाब से है। अब इसमें ओवर बिलिंग हुई है या बाद वापस किकबैक लिया गया है, ये भी किसी को नहीं पता। 16,27,000 रुपए का सिल्क कारपेट। अब बताइए, कारपेट पे चल रहे हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जो एक बड़ी सी टी शर्ट और रेनॉल्ड का पेन पहनकर, पाँव में चप्पल पहनकर बेचारे बन के घूमते थे। और कई बार मैंने अरविंद केजरीवाल को उस ढंग से देखा, और उनकी राजनीति भी उस ढंग से शुरू हुई कि ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा। लेकिन देखिए, नया बंगला, नई गाड़ी, वाह केजरीवाल जी, नया घर, क्या बात है, क्या बात है, ऐशी ऐश है। इसके अलावा आप देखिए 4,80,000 रुपए का मिनी बार। अब सीएम साहब ने अपने घर में मिनी बार भी लगाया था।
4,80,000 रुपए का, यानी लगभग 5 लाख का मिनी बार। देखिए क्या गजब है। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। हाँ, दिल्ली की ये तस्वीर है। पानी की हर तरफ दिक्कत है, ये एक प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल माने या ना माने, ये भी उनके लचर प्रशासन और लचर एग्जीक्यूशन का परिणाम है। सिर्फ लोक लुभावन वादों के सहारे आप टूटी खोलो और सीधे ओक लगा के पी लो। क्या आपके राइवल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने खोद खोद के गड्ढे किए हैं? गड्ढे के कुछ शॉट्स हैं, वो भी चला दीजिए। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपने खुद ने माना हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, जिसको आपने कहा कि इसको ड्राइव करके ठीक चलाया जाए, और मुख्यमंत्री जी हाथ बांध ये देखिए और सुन रही थी। पर अरविंद केजरीवाल, ये केजरीवाल जी का विकास मॉडल। इससे पहले तो जो है आतिशी कह रहे मुख्यमंत्री थे ना, तो आपके मुख्यमंत्री रहते रहते दिल्ली में गड्ढे क्यों हो गए? अब आप ये कहेंगे कि मेरे को तो जेल में भेज दिया था। भाई जेल में किसने आपको भेजा? आप ये तो जानते हैं ना कि आपको किसी कट्टर ईमानदार आदमी को जेल में जाने के लिए भी कुछ सबूत तो लगेंगे ना, कोर्ट के लिए भी लगेंगे, अदालत के भी लगेंगे। आप तो कहते थे कि जिस पर सबूत लगे उसको निकाल दो पार्टी से। आपने 15 लोगों के, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था, मैं लाइव कर रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जब आपने ये कहा था कि ये 15 लोग हैं, ये कट्टर बेईमान हैं, इनको हटाओ, जिसमें उस वक्त के बने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल थे। शीला दीक्षित के लिए बैग भर के आप सबूत लेकर आते थे। कुछ कर पाए आप? आपने कांग्रेस के एक भी नेता को भ्रष्टाचार में या किसी भी तरह के चीज में जेल भेजा? आपने भ्रष्टाचार के किसी भी घोटाले को दिल्ली में जो शीला दीक्षित की सरकार थी उसको एक्सपोज किया? 15 साल शीला जी की सरकार रही, 11 साल उसमें से आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे, और प्रदूषण ने तो ये हाल कर दिया है, अब 3 उनकी सबसे बड़ी असफलताएं: प्रदूषण, ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई और यमुना। अब सबसे पहले मैं साफ सफाई पर आता हूं कि दिल्ली में कूड़े के ढेर हटा दिए जाएंगे, है ना? ये आपने कहा दिल्ली में कूड़े के ढेर जिस दिन हम एमसीडी में आएंगे उसके बाद हटा दिए जाएंगे। आज मैं बता दूं आपको, ये दिल्ली का हाल है, ये दिल्ली का कूड़ा। क्या 1% भी सुधार आपके एमसीडी में आ जाने के बाद साफ सफाई की व्यवस्था में हुआ है? आप जो है लिप सर्विस करने के लिए बोल देंगे, देखिए हमने तो ये कर दिया, कुछ पोस्टर आ जाएंगे, कुछ तस्वीर आ जाएंगे। ये हाल है। आपने कहा एमसीडी हमको दे दो। आप पहले कहते रहे 2013 में, देखिए साहब आपने तो हमको अधूरा बहुमत दिया, 2015 में पूरा दे दिया। फिर आप कहते रहे 2015 से 2020 तक कि साहब हमको मोदी जी कोई काम नहीं करने देते, मोदी जी कोई काम नहीं करते, एलजी हमको कोई काम नहीं करने देते, तो 2020 में आपको फिर चुन लिया। 2025 में चुनाव होने हैं, तो इन 5 सालों का आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? अरविंद केजरीवाल जी बताइएगा। यम की बहन यमुना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यमुना एक बार नहा लो तो यमराज आपके घर पे नहीं आएंगे। मेरी मां कहानी सुनाया करती थी, क्योंकि मेरा दादाजी जहां से आते हैं ना, मेरे दादा कालपी, वहां पर भी मां यमुना है। और ये यमुना की हालत है दिल्ली में। आपने कहा था मैं परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। क्या आप यमुना के पास गए भी अरविंद केजरीवाल जी पिछले कुछ सालों में? मैं जानना चाहता हूं और मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके अलावा प्रदूषण, आपने कहा पंजाब में हमारी सरकार आ जाए प्रदूषण खत्म हो जाएगा। प्रदूषण का हाल देख लीजिए आप, प्रदूषण का हाल भी दिखा दीजिए। प्रदूषण का आप हाल देखिए। आपने कहा कि प्रदूषण खत्म हो जाएगा, पंजाब में हमारी सरकार आने दो। पंजाब में आपकी सरकार आ गई। अब आप ये कहते हैं भाई हरियाणा से प्रदूषण हो रहा है, उत्तर प्रदेश से हो रहा है, तो प्रदूषण, साफ सफाई, यमुना। अब आप ये भी नहीं कह सकते साहब, आप कहते थे ना दिल्ली गंदी इसलिए है, दिल्ली में साफ सफाई इसलिए नहीं होती क्योंकि एमसीडी दिल्ली के पास है। लेकिन अब तो एमसीडी भी आपके पास है, दिल्ली सरकार भी आपके पास है। आप कहेंगे अधूरा राज्य पूरा राज्य दे दो, लेकिन जब आप दिल्ली की सत्ता में आए थे तो अब आपको पता था कि दिल्ली अधूरा राज्य है। तब आपको पता था कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है।
तब आपको पता था कि दिल्ली में आपकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं और किन किन मामलों में आपको सहयोग बनाकर चलना है, लेकिन आपने अनावश्यक टकराव की राजनीति की। ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो से लेकर यहां तक की मांग अरविंद केजरीवाल किया करते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। लेकिन अब देखिए, इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी के साथ थे, इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक थे। आइए देख लेते हैं वो तस्वीरें भी, जब अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ गलबहियां कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ा था, दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी हुआ था और तब उनको लगता था वो पार्टी जिसके खिलाफ आंदोलन करके आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उस पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये मिसेस सोनिया गांधी है। और इंडिया गठबंधन की भी कुछ फोटो दिखा दीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो भी दिखा दीजिए। आइए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। भगवंत सिंह मान दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको मिसेस गांधी दिखाई दे रही हैं। डीएमके, जिसको बार बार वो कहा करते थे, उस डीएमके के टीआर बालू वो दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या बातें संजय सिंह ने इन परिवारवादी पार्टियों के बारे में कही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन देखिए कितना बदल गए केजरीवाल, यही आप में सबसे बड़ा सवाल है और यही बताता है कि बदली हुई राजनीति किस तरीके की है, बदली हुई राजनीति किस तरह की है, बदली हुई राजनीति क्या कहती है और बदली हुई राजनीति में केजरीवाल किस तरीके से हैं। ये देखिए कल्पना सोरेन, जिनको आरोप लगाते थे एक पार्टी, दुर्गा सोरेन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, उन्हीं कल्पना सोरेन के साथ खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल। बगल में कौन है? बगल में मिसेस गांधी है। ये तब हुआ था, ये तब का पिक्चर है जब हेमंत सोरेन को जो है जेल के अंदर डाला गया था ईडी के केस के मामले में। ये उस वक्त का पिक्चर है, तीनों साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि अब जिन सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात किया करते थे, जिन सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज आप उनके साथ हैं, आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके आपने चुनाव लड़ा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स और दिखाता हूं, अभी मैं आपको कुछ स्टेटमेंट और सुनाता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, 2012 का है मेरे ख्याल से। ये 2012 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की एक लिस्ट जारी की। आइए देख लेते हैं उस लिस्ट के अंदर है क्या क्या, वो लिस्ट क्या कहती है, आइए देख लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल हैं जब उन्होंने शुरुआत की, किस बात की शुरुआत की? जब उन्होंने शुरुआत की अपनी राजनीति की। तो भ्रष्टाचार के अपराधियों को सजा दिलाने का बेड़ा आम आदमी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके। जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके। श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले। जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा,
अभी इसमें कई रह गए हैं। नई गाड़ी, नया बंगला, वाह केजरीवाल जी वाह, क्या कारनामा किया है आपने। ये जो घर बना है, मतलब आदमी अपने सपनों का घर बनाता है, तो केजरीवाल आम आदमी से जब खास आदमी हुए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उनको लगा कि उनका भी एक महल बनना चाहिए। 2 फ्लोर का महल, कई बंगले मिलाए गए, उसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर, सबके पेमेंट हुए, सबके पेमेंट हुए भाई, सबके पेमेंट हुए और एक्स्ट्रा पेमेंट हुए। 20-25 लाख तो मतलब कोई मैटर ही नहीं करता था। 20-25-50 लाख मैटर ही नहीं करता। और कितने दिनों में इस घर को बनाने की परमिशन मिली? कितने दिनों में? सिर्फ 1 दिन में। कुछ घंटों के अंदर पीडब्ल्यूडी ने ऐसा शानदार काम किया कि नोटशीट गई, बन गया। पहला एस्टीमेट आया 7 करोड़, खर्चा हुआ 33 करोड़। और ये पूरा खर्चा नहीं है, क्योंकि 2022 के बाद भी शीश महल के अंदर सामान लगाया जाता रहा 2024 तक। तो अभी वो 2 साल का खर्चा उसमें नहीं जोड़ा गया है। अब पीडब्ल्यूडी से जब फाइलें खुलेंगी ना, तब मामला आएगा। अब इसमें क्या मामला आएगा? इसमें यह मामला भी आएगा कि क्या ये जो हाई प्राइजेस हैं उसके अंदर भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है। 1 दिन में आपने आदमी अपॉइंट कर लिया बिना किसी टेंडर के कि यह आदमी जो है मेरे घर में सामान लगाएगा। और इटालियन मार्बल, देखिए देखिए जरा तस्वीर दिखाइए, उधर तस्वीर दिखाइए, देखिए तस्वीर दिखाइए कि कैसे ये जो कैसा घर है। आइए, एक बंगला बने न्यारा, वो कहते हैं ना, नई कार, नया घर, वाह केजरीवाल जी वाह। रेनॉल्ड का एक पेन, मुझे याद है वो केजरीवाल, रेनॉल्ड का एक पेन, और रेनॉल्ड का उस पेन के बाद जो है एक ढीला सा शर्ट, ओवर साइज। लोग कहते थे कि केजरीवाल ने अपने घर में ही सिलवाया है। तो ये इससे कहां तक आ गए? कहां तक आ गए? झाड़ू से दारू तक आ गए। उसके बाद 2 कमरों के घर से आप एक शीश महल पर आ गए, जिसकी कीमत आरोप लगाया जा रहा है, बताई जा रही है 75 से 80 करोड़। 33 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है। 33 करोड़ है भाई, ऑन रिकॉर्ड है 33 करोड़। ये तो सीएजी कह चुका है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहले ये बंगला बने न्यारा देख लीजिए थोड़ी, देखिए वॉक थ्रू है बंगले का। ये पूरा बंगला देखिए, 2 मंजिल का बंगला है। अब देखिए किसी सीएम के घर में इस तरीके का जिम, वाह वाह। किसके पैसे से? आपके और मेरे पैसे से, किसी और के पैसे नहीं से। ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं, उससे ही ये शानदार जिम बना है। इसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब कितनी एक्सरसाइज इसमें केजरीवाल करते होंगे? अच्छा नहीं, उदय कह रहे हैं 20 लाख तो एक एस्टिमेट है जो है, बल्कि उससे ज्यादा इसमें खर्च हुआ है। हो सकता है भाई। देखिए सबसे हाई फाई ट्रेडमिल है, आप देखिए वॉकर है। अब ये मशीन उदय बता रहे 15-15, 16-16 लाख की। ये देखिए क्या शानदार झूमर है, क्या शानदार झूमर है। एक गोल्ड डाइनिंग टेबल भी है, ये शानदार झूमर। और देखिए झूमर के साथ जकूजी भी है। आप जब थक के आए ना, तो उसके बाद जकूजी के अंदर बैठ के गरम गरम पानी, और उसके आगे जो अब जकूजी के अंदर बैठ जाइए, चारों तरफ से पानी आता है। मुझे भी बड़ा शौक हुआ करता था एक ज़माने में जकूजी में बैठने का। अब देखिए चारों तरफ से पानी निकलेगा और आपकी बॉडी की मसाज करेगा। ये उस तरह का जकूजी है। अब ये देखिए स्टीम और सोना भी बना हुआ है। यहाँ पे स्टीम के लिए भी जगह है, सोना के लिए भी जगह है। 2 तरह के जो आप स्नान करते हैं, एक भाप से आप करते हैं, धूप स्टीम उसको बोलते हैं स्टीम बाथ, और सोना में आप गर्मी के साथ जो है स्नान करते हैं। आपके बॉडी से पसीना निकलता है, तो आपकी बॉडी की जो बाकी चीज़ें हैं वो क्लियर होती है। ये किसी 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर होता है इस तरह का जकूजी, बाथरूम, इस तरह की चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के अंदर लगाई हुई थी। ये देखिए ये सोना वाला रूम है, जहाँ पर आप सोना बाथ लेते हैं। ये देखिए उसकी वुड की पूरी कार्विंग है यहाँ पर, और आपके चारों तरफ सोना भाप आएगी और भाप से जो है आप नहाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने कैसे जनता के पैसे लूटे हैं, कैसे जनता के पैसों पर आपने ऐश किया है। दिख रही है, तस्वीरें हैं, और तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहते हैं। ये सब कैबिनेट देखिए, क्लासिक टीक की लकड़ी का इस्तेमाल इनके अंदर हुआ है। मैं अभी बता देता हूँ, ये जो वीडियो आया है जब उन्होंने अपना घर खाली कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया वीडियो है। तो मैं ये नहीं कहता ये वीडियो मैंने शूट किया, लेकिन आपने देख लिया ना किस तरीके का है शीश महल। हमारा मतलब एक ही है, आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। हर दिन जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो जनता से पूछ के लिए जाएं, इसको जनतंत्र कहते हैं। जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएं। जो जनता चाहे वही हो, जो जनता ना चाहे वो ना हो, इसको जनतंत्र कहते हैं। हम इस देश के अंदर जनतंत्र स्थापित करने के लिए अंदर जा रहे हैं। हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए जा रहे हैं कि सीधे सीधे जनता का राज।
और मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि 2015 और 2020 के चुनाव में अपर मिडिल क्लास के एक बड़े सेक्शन ने, मिडिल क्लास के एक बहुत बड़े सेक्शन ने, महिलाओं के एक बहुत बड़े सेक्शन ने जो फ्री बिजली पानी से खुश थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट किया। उन्होंने अपने इस वोट को कंसोलिडेट किया था। 2015 से 2020 तक अरविंद केजरीवाल एक बड़े चैलेंजर थे, लेकिन अब क्या अरविंद केजरीवाल चैलेंजर है? कागजों पर दिखाई देते हैं, अपने कैंपेन के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या उनकी वो पकड़ ग्राउंड पर है? क्या वो परिस्थितियां वो फिर से बचा सकते हैं, फिर से बना सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इतना नैरेटिव बना के ले जाएंगे? मुझे इसमें डाउट है। और इसी विश्लेषण के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 2013 का एक एक्सेप्शन मान लिया जाए, क्योंकि उस वक्त देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब लोगों को कई सारी चीज़ें मैटर करती है। लोगों को विज़न मैटर करता है, लोगों को गवर्नेंस मैटर करता है, लोगों को ये भी मैटर करता है कि कौन कितना सच और कौन कितना झूठ बोलता है। वैसे नेताओं के आप कई सारे वीडियो देख सकते हैं, कई सारे की चीज़ें देख सकते हैं जिसमें वो एक बात से पलट के दूसरी बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऐसे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर भरे हुए मिल जाएंगे जिसमें वो पलटते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उन घोषणाओं को फिर से कर रहे हैं, जैसे किराएदारों वाली बात। जितनी घोषणाएं वो नहीं कर रहे हैं, क्या वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? और अगर इंप्लीमेंट कर सकते होते तो फिर वो क्या करते? अगर वो इंप्लीमेंट कर रहे होते तो उन्होंने 1000 रुपये दे दिए होते अभी तक महिलाओं के। मेरे साथी जो मेरे मैनेजर हैं जय, मैंने उनसे पूछा था कि आपके घर में क्या 1000 के लिए फॉर्म भरा गया था? उन्होंने कहा भरा गया था, लेकिन मिला नहीं। 2100 का भी उन्होंने भर दिया है। कुछ सेक्शन है जो अरविंद केजरीवाल को अभी भी मानता है, कुछ सेक्शन है जिसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल में एक उम्मीद है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो डिसिसिव सेक्शन है, जो कहता है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति को बदलने आए थे, अरविंद केजरीवाल अब उस राजनीति से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल दूर हो चुके हैं। वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही आम आदमी पार्टी भी बन चुकी है। ना वो कट्टर ईमानदार रही है, ना वो गवर्नेंस के मॉडल के है, ना उनके पास कोई विज़न है। जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। 90% बात वो मान लेते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि जनता उनको वोट दे देगी। क्या जनता इस तरह से सोचती है? मैं नहीं मानता। देखिए साहब, जब थर्ड टर्म आई ना, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद, मैं खुद कहा करता था, अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन मेरा मानना था किसी भी हालत में 272 तक तो बीजेपी पहुंचेगी, लेकिन 240 पर रोक दिया। जनता चेक एंड बैलेंसेस जानती है, जनता पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी देखती है। और नेता के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गुण है, वो क्या होना चाहिए? उसकी विश्वसनीयता। क्या ऐसी विश्वसनीयता अरविंद केजरीवाल की बची है? क्या ऐसी विश्वसनीयता अरविंद केजरीवाल के पास, अरविंद केजरीवाल क्या लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि हाँ मेरी ऐसी विश्वसनीयता है? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को दावे से कह सकते हैं? और अगर अरविंद केजरीवाल के पास दावा है